मैं दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन ना तो मेरे चेहरे पर कोई खुशी थी, ना ही ताजगी थी, ना ही शादी की दिल में कोई उमंग थी। मैं कमरे में तन्हा अकेली बैठी थी। मैंने सामने लगे आईने में अपने आप को देखा। सुर्ख रंग के दुल्हन के जोड़े में मेरा दुबला पतला हसीन रूप और नाजुक सा शरीर उस 7 फुट से भी ऊंचे लंबे मोटे भद्दे से पहलवान के सामने तो कुछ भी न था। लेकिन मेरी बेबसी की आखिरी हद थी कि मैं उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। सिर्फ एक ही दिन में मेरा सब कुछ बदल गया था। मेरी हंसती खेलती जिंदगी नर्क बनकर रह गई थी। अभी तो मैंने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि उस जालिम दरिंदे की नज़र मेरी जवानी पर पड़ गई और उसने मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी। मेरी अभी उम्र ही क्या थी, 70वें साल में कदम रखा था। पापा जिंदा नहीं थे। घर में हम 3 बहनें और मेरा एक भाई था और मेरी माँ थी। तीनों बहनों में मैं सबसे छोटी थी। मुझसे दोनों बहनें बड़ी थीं और शादी के लिए बैठी हुई थीं। मेरा भाई भोला, नाम का ही भोला था, लेकिन अपने इलाके का तगड़ा पहलवान था। कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब मैं अपने पहलवान भाई का मुकाबला देखने गई थी। हजारों की भीड़ जमा थी, जहां सब लोग अपने पसंदीदा पहलवानों के नारे लगा रहे थे। मैंने भी अपने भोला भाई के नारे अपनी सहेलियों के साथ लगाना शुरू कर दिए। मैं घर भर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी, सबसे ज़्यादा अपने भोला भाई की। वो मुझे प्यार से लाडो रानी कहता था। उस वक्त मैं ये कहाँ जानती थी कि ये लाडो रानी किसी पहलवान की हवस भरी नज़रों को भा जाएगी। मेरी ज़िंदगी की कहानी शायद आप लोगों की आंखों को भी नम कर जाए। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही यहाँ के पहलवान एक एक करके दिमाग में घूमने लगते हैं। यहाँ लंबे समय से नामी गिरामी पहलवान रहते चले आए हैं। भरतपुर जिले को पहलवानों का शहर भी कहा जाता है। कुश्ती का नाम सुनते ही 2 ही नाम लोगों के दिमाग में आते हैं, एक भोला पहलवान यानी कि मेरा भाई और दूसरा नाम रामा पहलवान, जिसका संबंध पहलवानों के खानदान से था। रामा पहलवान भरतपुर जिले के परमधारा गांव से संबंध रखता था। उसने 18 साल की उम्र में भरतपुर जिले के मशहूर पहलवान को हराकर अपनी जीत की शुरुआत की थी। लंबा ऊंचा कद, गहरी सांवली रंगत और ताकतवर शरीर का मालिक था। रामा पहलवान भरतपुर जिले के सब पहलवानों के दिलों पर राज करता था। उसे बचपन से ही कुश्ती और अखाड़े का बहुत शौक था और वो अखाड़े में जाकर बेकाबू हो जाता था। खुद को अखाड़े की मिट्टी से लथपथ कर लेता। उसका कद 7 फुट 2 इंच ऊंचा और वजन लगभग 98 किलो था। उसने स्टील के बने एक डोल को पकड़ा जिसमें लगभग 2 किलो दूध था। उसे उठाकर मुंह को लगाया और 2 घूंट में ही वो पूरा दूध पी चुका था। फिर उसने डोल को साइड पर फेंका, अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर लगे दूध को हाथ से साफ किया। अपने भरे पूरे शरीर और मोटे पेट पर उस आदमी को वैसे भी बड़ा घमंड था। जो भी उसके सामने आता उसकी बहादुरी और हिम्मत की तारीफ किए बगैर न रहता। यही वजह थी कि जब वो मैदान में आता तो कई पहलवानों के दिल धड़कना भूल जाते थे। रामा पहलवान की बॉडी देखकर ही कमजोर और नए आए पहलवानों की हिम्मत जवाब दे जाती थी। मेरा भाई पिछले कई सालों से उससे मुकाबला कर रहा था और अक्सर मुकाबला टक्कर का ही होता था। रामा पहलवान का पहलवानी और अखाड़े के अलावा एक और बहुत ही खास और निंदनीय शौक था जो उसे दूसरे पहलवानों से अलग बनाता था, और वो शौक था नौजवान लड़कियों से शादी करना। शादी के लिए रामा पहलवान को नौजवान लड़कियां ही पसंद आती थीं, या यूं समझें कि कम उम्र हसीन लड़कियों को देखते ही उसकी राल टपकने लगती थी और जो लड़की उसे पसंद आ जाती उससे हर हाल में शादी करता था। मेरा भाई भोला पहलवान भी पहलवानी में किसी से कम न था। रामा पहलवान अक्सर अपनी टक्कर के पहलवानों को चैलेंज करता था। शहर के कुछ लोग रामा पहलवान के पास आए और भोला पहलवान के साथ मुकाबले की बात रखी और कहने लगे कि ये हम जानते हैं ये मुकाबला हमारा रामा पहलवान ही जीतेगा। अपनी तारीफों से बेखुद होकर रामा पहलवान ने ये ऑफर स्वीकार कर ली और भोला पहलवान को संदेश दे भेजा कि वो दंगल के लिए तैयार रहे, और शहर भर में इस बड़े दंगल का ऐलान भी कर दिया गया। दूसरी तरफ भोला भाई पैगाम सुनते ही खुद को दंगल के लिए तैयार करने लगा। यूं रामा पहलवान और भोला पहलवान का दंगल तय हो गया था। ये मुकाबला 2 दिन का था। इस मुकाबले का बड़ा अजीब सा दस्तूर था, और वो ये कि जीतने वाला पैसे नहीं मांगता, बल्कि जीतने वाला अपनी कोई भी शर्त पूरी करवा सकता था। दंगल के पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए गए थे। दंगल के टिकट हाथों हाथ बिक गए थे। दंगल की खबर दूर दूर तक फैल गई थी।
सब लोग ही मुकाबला देखने को बेताब थे। अखाड़े आबाद होने लगे, बादामों की बोरियां खुलने लगीं। दोनों पहलवान दंगल की तैयारी में बिजी हो गए। दोनों ही शहर के नामी गिरामी पहलवान थे। एक बहुत ही खास अखाड़े में दोनों के दंगल का शाही इंतजाम किया गया था। इस दंगल को देखने के लिए दूर दूर से कुश्ती के शौकीन लोग जमा हो रहे थे। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ सवेरे ही सवेरे पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे अगली सीट पर बैठकर मुकाबला देखना था। लड़कियों और औरतों के बैठने का भी अलग से इंतजाम किया गया था। मैं तो समझी थी कि मैं सबसे पहले वहां पहुंचूंगी, लेकिन वहां तो औरतों की भीड़ जमा थी। इससे पहले कि औरतों की भीड़ में मैं घुसती, तेजी से चलने की वजह से मैं किसी भारी भरकम शरीर से बड़ी जोर से टकराई थी। मुझे तो ऐसा लगा कि किसी खंबे से मेरा सर टकरा गया हो। मेरा पूरा सर ही तो घूम के रह गया था। कुछ पल तो मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने तारे से घूम गए हैं। जब कुछ होश ठिकाने हुए तो मैंने सामने देखा, एक बिना कमीज की एक सांवला मोटा भद्दा शरीर था। मैं घबराकर पीछे हटी तो सामने रामा पहलवान को देखकर घबरा सी गई थी। उसकी नज़रें मुझ पर ही जमी हुई थीं। उसने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा था। उसकी नज़रों में ना जाने कैसी तेजी थी कि मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। मैं सक पका कर रह गई थी और जल्दी से अपना रास्ता बदलना चाहा, लेकिन वो मेरे सामने खड़ा होकर कमीनगी से हंसी हंसते हुए अपने मूँछों को ताव देते हुए मुझसे पूछने लगा, तू भोला पहलवान की बहन है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो वो हंसने लगा। कहने लगा, बड़ी गोरी चिट्टी और बहुत ही सोहनी है। उसकी बात सुनकर मैंने नफरत से उसे देखा। उसकी नज़रों में अजीब सी तेजी थी। मैंने कहा, रास्ता छोड़ो, मैंने सबसे आगे जाना है, वरना मुझे जगह नहीं मिलेगी। मेरे कहने का अंदाज थोड़ा सख्त था, लेकिन फिर भी वो हंसने लगा। कहने लगा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल कुर्सी रखवा दूं। मुझे उसका ये दिल फेंक अंदाज बहुत ही बुरा सा लगा था। मैं उसे घूरते हुए वहां से चली गई और अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई। वो भी हंसता हुआ चला गया। कुश्ती शुरू होने से पहले दोनों पहलवानों में ये तय पाया गया कि जो जीतेगा वो हारने वाले से अपनी बात मनवाएगा और हारने वाले को हर हाल में जीतने वाले की शर्त माननी होगी। दोनों पहलवानों ने शर्त को स्वीकार किया और 5 बजे के करीब दोनों पहलवान लगोट कसकर अखाड़े में उतर आए। रामा पहलवान शरीर में भोला भाई से काफी भारी भरकम था। कुश्ती शुरू होते ही रामा और भोला गुत्थम गुत्था हो गए। भोला पहलवान के पहले हमले से रामा पहलवान बौखला गया और दूर जाकर गिरा। रामा पहलवान को हर हाल में ये मुकाबला जीतना था। रामा को हारता देखकर भोला पहलवान अब खूब जोश में आ गया। भोला पहलवान पहले ही हमले में अपनी हिम्मत दिखा चुका था। रामा को ये दाग रुसवाई का धोने के लिए हर हाल में ये मैदान मानना था। रामा जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। कुश्ती के कुछ देर बाद भोला पहलवान का पड़ा भारी होने लगा। 40 मिनट की लगातार कशमकश के बाद भोला पहलवान ने रामा पहलवान को हरा दिया। रामा पहलवान अपनी हार पर बहुत ही दुखी था। रामा पहलवान के चाहने वाले उसे तसल्लियां देने लगे। कहने लगे, दिल छोटा मत करो, तुम हमारे पहलवान रहोगे और अभी तो एक दिन की कुश्ती और रहती है, देखना तुम ही जीतोगे। रामा पहलवान ने अपनी हार का दाग धोने के लिए अगले ही दिन अखाड़े में बोरिया बिस्तर डाल दिया था। वो अब तक कितने ही पहलवानों को पछाड़ चुका था। आज रामा पहलवान खूब जोश में था, इसलिए दूसरा मुकाबला वो जीत गया। दोनों के बीच मुकाबला टाई हो चुका था, इसलिए अगले ही दिन आखिरी मुकाबला था। आज कुश्ती का फैसला हो जाना था और रामा पहलवान को अपनी नाक नहीं कटवानी थी। दंगल का समय शुरू होने वाला था। एक एक करके सब लोग जमा होने लगे। भोला भाई भी अखाड़े में उतर चुका था। दोनों एक दूसरे के सामने डटकर खड़े थे। कुश्ती की शुरुआत हुई। दोनों में तेज मुकाबला होने लगा। ये दंगल हर गुजरते पल के साथ और भी खतरनाक और दिलचस्प होता जा रहा था। दंगल के तीसरे और आखिरी चरण में रामा पहलवान भोला पहलवान की गर्दन दबा चुका था। भोला पहलवान की गर्दन में तेज दर्द उठा और वो खेलने के काबिल नहीं बचा था। आखिर रामा पहलवान ये दंगल जीत गया था। भीड़ में हर तरफ खुशी का समा था। रामा पहलवान गर्व से फूले नहीं समा रहा था। मेरा दिल तो टूट के रह गया था। मेरा जी बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि अपने भाई को रामा पहलवान के सामने झुकते देखूं। खेल की शर्त के मुताबिक हारने वाले को जीतने वाले की बताई हुई बात माननी थी। दोनों पहलवान एक दूसरे के सामने आए। भोला भाई हार की वजह से नजर नहीं मिला पा रहा था। रामा ने पूरी भीड़ को मुखातिब करते हुए कहा, जैसा कि शर्त के मुताबिक मैं भोले से कोई एक बात मनवा सकता हूँ। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि मेरे तो 2 ही शौक हैं, पहलवानी करना और कम उम्र लड़कियों से शादी करना। भोला भाई इस बात पर चौंक उठा कि ये बात यहाँ
का क्या मकसद हुआ? खैर, रामा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भोला पहलवान को आज मेरी बात माननी है। तो बात यह है कि भोला पहलवान की 3 बहनें हैं, जिनमें से मुझे सबसे छोटी बहन का रिश्ता चाहिए। ये सुनते ही भोला भाई बुरी तरह बौखला गया और मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। उस इंसान की उम्र 40-45 के लगभग थी और मैं बस 17 साल की थी। सारी भीड़ के सामने भोला भाई ने ये वादा किया था कि वो शर्त मानेगा। सारी भीड़ ये सुनकर खामोश हो गई थी। ऐसी शर्त पहले कभी किसी पहलवान ने नहीं रखी थी। मेरा भाई मेरा नाम सुनकर गुस्से में आ गया। रामा पहलवान को गर्दन से पकड़ लिया और कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की? मेरी बहन इस शर्त का हिस्सा नहीं है। रामा ने एक झटके से भोला भाई से अपने आप को छुड़ाया और कहने लगा, जब शर्त पूरी नहीं कर सकते थे तो फिर शर्त लगाने की क्या जरूरत थी मुझसे मुकाबला करने की? आज तक तो जो शर्त रखी जाए सामने वाला वो शर्त मानने का पाबंद होता है। अगर ये जीत जाता और मुझसे मेरी बहन का रिश्ता मांगता तो मैं भी इसे कभी इनकार न करता, क्योंकि मुझे अपनी जबान की लाज रखनी आती है। मेरे भाई के खिलाफ लोगों में बातें होनी शुरू हो गई थीं। ये दुनिया बड़ी जालिम है। दूसरों का तमाशा बनता देखने में उससे बड़ा मजा आता है, बल्कि और मिर्च मसाला लगाकर उस बात को बढ़ाया जाता है। हालांकि पूरा गांव रामा पहलवान की इस बात के खिलाफ रहता था कि वो कम उम्र लड़कियों से शादी करता है। आज तक वो 6 शादियां कर चुका था। सब लोग उसकी इस बात के खिलाफ रहते थे, लेकिन आज सबकी जबानें बंद थीं। मेरा भाई मरता क्या न करता, चुप साधे खड़ा रहा और मैं यूं थी कि काटो तो खून नहीं। भोला भाई कुछ बोल न पाया और अखाड़े से बाहर चला गया। मैं भी बड़े भारी कदमों के साथ घर की तरफ चल पड़ी। दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि क्यों मैं उस इंसान से टकरा गई थी। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस था। कैसा बेहिस और बेशरम इंसान था। उसकी पहले से 6 पत्नियां थीं और पहली पत्नी से जो बेटी थी वो मुझसे भी 2 साल बड़ी थी। मैं रोते हुए घर पहुंची तो सामने ही अम्मा खड़ी थीं। मुझे रोता देखकर कहने लगी, तू क्यों रो रही है? कोई बात नहीं, जो भोला हार गया अगली बार जीत जाएगा। अब मैं अम्मा से क्या कहती कि इस बार भोला भाई कुश्ती के साथ साथ मुझे भी हार चुका है। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। जब भाई घर पहुंचा तो अम्मा से मेरे बारे में पूछने लगा, क्योंकि वो जानता था कि मैं 3 दिन से लगातार उसकी कुश्ती देखने जा रही हूँ और आज वहाँ होने वाले फैसले को भी सुन चुकी हूँ। वो मेरे कमरे में आ गया। मुझे रोता देखकर उसकी भी आंखें भर आईं। मैं भाई के सीने के साथ लगकर रो रही थी। वो बड़ी उदासी से कहने लगा, खेल से पहले ये तय हुआ था कि हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। वो जो कहेगा हारने वाले को करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो मुझसे मेरी जान ही मांग लेगा। ये कहकर भोला भाई खामोश हो गया और आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। अखाड़े में होने वाले इस फैसले से मेरा भाई और मेरा बुरा हाल था, मगर मैं कुछ न बोली और अपने भाई के सामने सर झुका दिया। बस आंसुओं पर किसी का जोर नहीं होता, वो मेरी आंखों से बह रहे थे और रो तो मेरा भाई भी रहा था। हट्टा कट्टा मेरा पहलवान भाई आज उसकी आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल और भी तड़प उठा था। रामा की उम्र 45 साल थी। वो अय्याश टाइप की तबीयत का मालिक था और उसे हमेशा कम उम्र लड़कियों से शादी का शौक रहा था। जहाँ कम उम्र लड़की उसे पसंद आती वो किसी न किसी तरह उससे शादी कर ही लेता था। हर कोई अपनी बेटी को उससे दूर रखता था। उसकी पहले से 6 पत्नियां थीं और 4 पत्नियों की उम्र बहुत ही कम थी। वो बहुत ही सख्त तबीयत का मालिक था और पहलवानी का रौब अपनी पत्नियों पर खूब झाड़ा करता था। यही वजह थी कि वो खुद से कम उम्र नासमझ लड़कियों से शादी करता था। पूरा इलाका जानता था कि वो अपनी पत्नियों को पांव की जूती समझता था। सब कुछ जानते बूझते मेरा शादी के लिए राजी होना बहुत मुश्किल था। फिर मेरी 2 बड़ी बहनें भी तो थीं, उनका भी तो सोचना था। छोटी बहन की शादी के बाद कोई क्यों बड़ी बहनों से शादी करता, वो तो बैठी ही रह जाती। कितनी ही सोचें थीं जो मुझे तंग कर रही थीं, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती। भाई के लिए मुझे हर हाल में ये कुर्बानी देनी ही थी। मेरा इनकार भाई का सर झुका देता। पहले हार की बदनामी, उस पर अब अपनी शर्त न मानने की बदनामी। मेरे भाई की इज्जत खराब हो जाती। आज तक मेरे भाई की जुबान से जो निकला था उसने वो पूरा करके दिखाया था। पहलवानों की जबान पत्थर की लकीर होती है और मेरा भाई पूरी भीड़ के सामने जबान दे चुका था। ये अलग बात है कि उसे रामा की इस बुरी नीयत के बारे में पता नहीं था, इसीलिए अब इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरा दिल चाह रहा था कि जाकर रामा पहलवान का मुंह तोड़ दूं और उसका गुरूर खाक में मिला दूं, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं डरी सहमी अपने भाई के साथ लगी रो रही थी। भाई मेरे सामने सर झुकाए बैठा था।
मैं जानती थी मेरे भाई का मुझसे नजरें मिलाना कितना मुश्किल था। मैं तो उसकी लाडली बहन थी। मैं अपने भाई का हाथ पकड़े बेड पर उसके पास बैठ गई और बड़ी मुश्किल से हिम्मत बांधकर बड़े प्यार से बोली, भाई, मुझे आपकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे पाला है, आज तक मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया। तो फिर अब मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ आप मजबूर हैं, आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, तो मैं भी आपकी इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगी। आप रामा पहलवान से कह दें कि वो आ जाए बारात लेकर, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर मैं उठी और कमरे से बाहर चली गई। सारी रात रोते हुए गुजरी। सोच सोच कर मेरा बुरा हाल था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं रामा पहलवान जैसे मोटे भद्दे और इतने घटिया गिरे हुए इंसान के साथ शादी करूंगी, जिसे औरत जात की कोई कदर ही नहीं थी। वो कैसे किसी की जिंदगी का फैसला कर सकता है? मेरा बस चलता तो उसकी अकल ठिकाने लगा देती, मगर मैं कर भी क्या सकती थी? अभी तो मैं और भी पढ़ना चाहती थी, और फिर शादी को लेकर भी कितने सपने देख रखे थे। और मेरी बड़ी बहन, उनका क्या दोष था? उन्हें किस बात की सजा दी जा रही थी? मैं यही सब सोच सोच कर पागल हो रही थी। इन्हीं ख्यालों में कब नींद आई और कब मेरी आंख लग गई, पता ही न चला। सुबह का सूरज मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। सोकर उठी तो बहन ने बताया, आज शाम को तुम्हारी शादी है और उसके तुरंत बाद विदाई भी है। मेरी किस्मत डूबने वाली है ये तो मैं जानती थी, मगर इतनी जल्दी डूब जाएगी इसका अंदाजा न था। खैर, मरना तो था ही, फिर क्या जल्दी और क्या देर। मैं बिस्तर से उठी, कमरे से बाहर जाकर हाथ मुंह धोया। आज नाश्ते के बजाय मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मुझे जहर खिला दे। नाश्ता करके मैं अभी फ्री हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने कुछ लोग सामान लिए खड़े थे। उन्हें शायद रामा पहलवान ने ही भेजा था। मेरे लिए ढेर सारे कपड़े, सुर्ख जोड़ा, जूते, मेकअप का कुछ सामान था। मैंने बड़ी बदली से वो सब सामान देखा और अंदर आ गई। मेरी बहनें भी उदासी से वो सारा सामान लिए मेरे कमरे में आईं और सामने पड़ी चारपाई पर सारा सामान फेंक दिया और रोने लगीं। कहने लगीं, इस बेगैरत को जरा भी शर्म न आई तेरा नाम लेते हुए। काश कि उसकी बेटी की शादी भी उस जैसे दरिंदे इंसान से हो। मैंने कोई जवाब न दिया और नहाने चली गई। नहाकर जैसे ही वापस आई, सामने मेरा भाई खड़ा था। वो बहुत शर्मिंदा था, मुझसे नज़र तक नहीं मिला पा रहा था। मैं भाई के पास आकर बोली, आप शर्मिंदा ना हो, मैं आपका सर कभी भी झुकने नहीं दूंगी। उस रामा पहलवान को अपनी पहलवानी पर बहुत नाज है ना, बड़े गर्व से कम उम्र लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है ना। देखना, एक दिन ऊपर वाला उसका ये गरूर खाक में मिला देगा। वो किसी की जिंदगी का फैसला यूं नहीं कर सकता। भाई ने कहा, मगर तुम्हारी जिंदगी तो दांव पर लग गई है, तुम्हारा क्या कसूर है? मैंने भाई को तसल्ली दी। मेरी तसल्ली से भाई को कुछ हौसला मिला था। शाम का समय हुआ, मुझे दुल्हन बनाया गया। दुल्हन तो मैं बन गई थी, लेकिन दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं रामा पहलवान की दुल्हन बन रही थी। कैसे एक ही दिन में मेरी तकदीर बदल गई थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी ये सब इतना अचानक हो जाएगा। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। बारात भी आई और मैं विदा होकर रामा पहलवान के घर भी आ गई। मुझे देखकर उस इंसान के घर वालों के मुंह बने हुए थे। उसकी 6 की 6 पत्नियां भरी पुरी शरीर की मालिक थीं। कम उम्र पत्नियां भी अच्छी खासी सेहतमंद थीं। उस समय मैं ही बहुत ही नाजुक सी थी। उसकी बेटी भी मुझे देखकर नाक भौं चढ़ाते हुए अपने कमरे में जाने लगी, तो रामा पहलवान ने उसे पुकारा और कहा, इधर आकर अपनी नई माँ से मिलो। बाप की तेज आवाज पर वो नाराजगी से मेरे पास आकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद रामा मुझे कमरे में ले आया। मुझे लगा किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया हो। उसने जैसे ही कमरा बंद किया, मुझे लगा मेरा सांस बंद हो गया है। मैं उसकी हमराही में बेड पर आकर बैठ गई थी। वो मेरे सामने बैठ गया। मुझे उस इंसान की शक्ल से भी नफरत महसूस हो रही थी। मैं उसे देखना गवारा नहीं करना चाहती थी। वो मेरी तारीफें करता रहा और अपनी मोहब्बत का इजहार भी, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बेमानी था। धीरे धीरे वो मेरे करीब होता जा रहा था। मैंने दुख से अपनी आंखें बंद कर लीं। कल से मैं रो रही थी और रोते रोते मेरी आंखों से आंसू सूख गए थे। इस वक्त भी 2 आंसू मेरे गालों पर फिसल आए थे, जिन्हें मैंने बेदर्दी से साफ कर लिया। वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसके शरीर से उठती गंदी बदबू मेरे नाक से टकराने लगी थी। मेरी ये रात किसी कयामत से कम न थी, क्योंकि मुझे उस इंसान से सिर्फ नफरत थी। उसने मुझे अपनी मोटे मोटे बाजुओं में किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह जकड़ लिया था और मेरे मुंह से एक सिसकारी निकल गई थी। मेरी मोहब्बत में वो पूरा का पूरा डूब चुका था, लेकिन मैं तो उसे देखना भी गवारा न करती थी। वो मेरे लिए रोज नए नए कपड़े लाता, सोने चांदी के जेवरात लाता,
लेकिन ना तो मैं उसके लाए कीमती कपड़े पहनती और ना ही उसके लाए हुए कपड़े पहनती थी। बस सादा से कपड़ों में पहने मैं सादगी से रहती। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था, लेकिन मैंने आज तक उस इंसान को नज़र भरकर देखा भी न था। उससे ना ही बात की थी, एक शब्द तक नहीं बोलती थी। वो शायद ये समझता था कि उसकी दौलत, मोहब्बत और कीमती कपड़े जेवरात मुझे उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन ये उस इंसान की भूल थी। वो मुझसे बात करता, लेकिन मैंने आज तक उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। मैं चुपचाप उसके सारे काम कर दिया करती थी, लेकिन उससे बात नहीं करती थी। उसको एक नज़र उठाकर मैं देखती भी नहीं थी। वो 45 साल का हट्टा-कट्टा पहलवान मर्द मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता था, मेरी आंखों में अपने आप को देखना चाहता था, मेरे मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार चाहता था, लेकिन मेरी चुप ने उसे दुखी करके रख दिया था। जिस कदर मोहब्बत का इजहार औरत सुनने के इंतजार में होती है, उतना ही मर्द भी होता है। एक बार मुझे मालूम हुआ कि शिंदे पहलवान का मुकाबला रामा पहलवान से होने वाला है, जो कि उम्र में रामा पहलवान से भी बड़ा है और बदले में उसकी बेटी का हाथ मांगने वाला है। उस दिन पता नहीं क्यों मेरे दिल से सदा निकली थी कि हे भगवान, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज तू भी इसे सबक सिखा दे। इसे बता दे कि दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान कभी अपनी जिंदगी में आबाद नहीं रह सकता। और फिर मेरे दिल की सदा रंग लाई थी। वो शिंदे पहलवान से मुकाबला हार गया और ऐसा ही हुआ था। रामा पहलवान उससे लड़ नहीं पाया और हार गया। उस इंसान ने कहा कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दे। शिंदे पहलवान ने कहा कि मुझे पता है तुम अपनी जबान से नहीं फिरोगे, क्योंकि तुम अपनी जबान के पक्के हो। अब रामा पहलवान की हार पर जश्न मनाने की बारी मेरी थी। वो तो यूं था कि जैसे अपने बाल ही नोच लेगा। अब वो बेबसी के आंसू उस इंसान के सामने बहा रहा था, लेकिन अपनी बात से फिर नहीं सकता था। जब ये खबर उसने घर आकर सुनाई तो उसकी पत्नी और बेटी रोने लगी, कहने लगी मैं तो बहुत छोटी हूँ। वो बिलख बिलख कर बाप के सामने रो रही थी, विनती कर रही थी। आंसू तो रामा पहलवान की आंखों में भी बह रहे थे। वो अब इस दर्द को समझा था जो उस वक्त मैं और मेरे भाई ने सहा था। वो इंसान शायद अब पछतावे की चक्की में पिसने लगा था। उसकी बेटी की शादी उस शिंदे पहलवान से हो गई थी। उस पहलवान की बेटी की विदाई के समय वो बहुत रो रही थी और उसकी बेटी को रोता देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। यही सब कुछ तो मेरे ऊपर बीता था। आज की रात रामा पहलवान की बेटी भी वही सब कुछ सहेगी जो शादी की रात मैंने सहा था, जिस दर्द से मैं गुजरी थी, जो तकलीफ मेरे ऊपर बीती थी। मुझसे ये मंजर देखा नहीं गया और मैं वहां से हट गई। उस इंसान ने दोबारा उसकी बेटी से उसे मिलने नहीं दिया था। वो अब ज्यादातर रोता ही रहता था और बीमार भी रहने लगा था। एक बार मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ जुल्म किया है। मैंने सिर्फ तुम्हें देखा और तुम पर फिदा हो गया। ये नहीं सोचा कि तुम्हारी ख्वाहिश और पसंद भी कुछ अहमियत रखती है। तुम्हारी आंखों में मैंने हमेशा अपने लिए नफरत ही देखी है। मुझे लगा था कि मेरी दौलत और मेरी मोहब्बत तुम्हें बदल देगी, लेकिन नहीं, तुम्हारी नफरत और खामोशी नहीं टूटी। और ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है जो आपको बदले में मोहब्बत ही ना दे। मैं एक तकलीफ भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तुम्हारे आंसुओं ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मेरी बेटी को तुम्हारी आह लग गई है, मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर उसने तलाक के पेपर मेरे सामने रख दिए। कहने लगा, मैंने इन पर साइन कर दिए हैं, तुम भी इन पर साइन कर दो और आज़ाद हो जाओ। मैं तुम्हें अब और कैद करके नहीं रखना चाहता। जितना तुम मेरे साथ इस कैद में रहोगी और तड़पोगी, तुम्हारी आह मुझे उतनी ही लगेगी। तलाक के पेपर्स पर साइन करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जालिम दरिंदे की कैद से छूटकर जा रही हूँ। मैं आज़ाद हो चुकी थी और वापस अपने घर, अपनी बहनों और भाई के पास आ चुकी थी। लेकिन रामा पहलवान के साथ बिताए ये 6 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक दिन थे और ये मुझसे भुलाए नहीं जाते थे। मैं रातों को चीख मार कर उठकर बैठ जाती थी। मेरी हालत को देखते हुए मेरे भाई ने मुझे आगे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और शहर आकर मेरा दिल लग गया था और मैं अपने अतीत को भूलने लगी हूँ। काश मेरी ज़िंदगी में ऐसा जीवन साथी आए जो मेरी रूह पर लगे इन घावों पर मरहम का काम कर सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेरी किस्मत में ऐसा जीवन साथी लिखा है या नहीं? इंसान किसी मजलूम पर जुल्म करने से पहले ये क्यों नहीं सोचता कि जिस दिन ऐसी ही तकलीफ उसे भी सहनी पड़ेगी तो क्या होगा? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।